वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे बेस थ्योरम के बारे में। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। मैं काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेट E1 E2 अप टू En बी n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एंड सपोज दैट ईच ऑफ दिस इवेंट्स हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी of occurrence. Let A be any event of non-zero probability, then probability of EI given A is equal to probability of EI multiplied by probability of A given EI divided by टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोल दिया। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा होगा कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स के कारण हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है उसको थोड़ा समझिए। सिचुएशन को समझने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं n इवेंट्स की बजाय केवल 4 इवेंट लूँगा, E1 E2 E3 E4। आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक जो है सैम्पल स्पेस है। उस सैम्पल स्पेस के अंदर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और उसमें मैं 4 इवेंट्स ले रहा हूँ। एक इवेंट है E1, ये वाला जो पोर्शन है वो E1 को रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन E2 को रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन E3 को रिप्रेजेंट करता है और ये पोर्शन E4 को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कि E1 E2 E3 और E4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये एग्जॉस्टिव भी हैं क्योंकि सबका अगर मैं यूनियन लूँगा तो हमें पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिलेगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई एक इवेंट EI लें और उसका इंटरसेक्शन किसी और इवेंट EJ के साथ लें तो आपका नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि आप E1 यूनियन E2 यूनियन और इसी तरह से सारे सेट्स का यूनियन ले लें तो आपको पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे कोई भी इवेंट्स EI जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं है, मतलब सबके होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। अब क्या कहा जा रहा है कि एक इवेंट A हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये इवेंट A हो रहा है इसका मतलब क्या है कि A कैसे होगा। A जो है अगर आप इस A को देखें तो आप क्या समझ पा रहे हो कि A जो है इस शेडेड रीजन का, इस शेडेड रीजन का, उसके अलावा इस रीजन का और फिर इस रीजन का यूनियन है। मतलब A को मैं लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन E1, ठीक है, यूनियन A इंटरसेक्शन E2। और इन जनरल अगर n इवेंट्स होते तो मैं उसको लिख पाता यूनियन A इंटरसेक्शन En। आप 4 की मदद से समझो और उसको n तक एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है। तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो एक्सक्लूसिव हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 और उसी तरह से जो हमारा आखिरी टर्म है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन
ई एन वो निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन ई वन, ए इंटरसेक्शन ई टू और ए इंटरसेक्शन ई एन, इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ए कैसे होगा, तो या तो ए इंटरसेक्शन ई वन यानी कि ये वाला एडिशन ओकर हुआ होगा, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाला एडिशन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू, या ये वाला एडिशन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई थ्री, या ये वाला एडिशन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई फोर। तो उसी तरह से अगर n इवेंट्स होते तो हम ए का इंटरसेक्शन उन सारे इवेंट्स के साथ लेते, और चूंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये बताएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए। अगर आप इस न्यूमरेटर को देखो तो आपने जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा होगा कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई निकालना हो तो क्या डेफिनेशन होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई लिखें या ई आई इंटरसेक्शन ए लिखें, दोनों एक ही बात है। तो ए आई इंटरसेक्शन ए जो होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई के, ठीक है। तो इसके जो न्यूमरेटर में हमें ई आई इंटरसेक्शन ए के बदले जो टर्म आएगा वो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई। तो ये तो क्लियर हो गया। अब जो नीचे में हमें ये एक्सप्रेशन है वो कहाँ से आएगा, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को देखो तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू। तो ए इंटरसेक्शन ई वन कैसे आएगा, अगर ए इंटरसेक्शन ई आई, अगर आप इसी रिजल्ट को देखो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई जो है वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई के, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं अगले पेज पे जाता हूँ, मान लो मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू, और उसी तरह से जो लास्ट हमारा टर्म है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। तो ए इंटरसेक्शन ई वन जो है वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन। तो इसको मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन। उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन ई टू निकालना हो तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू। और इसी तरह से जो लास्ट टर्म है वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई एन। तो इसी चीज़ को अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, और समेशन हमारा रन करेगा 1 से लेके n के ऊपर। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था बेस थ्योरम का वो क्या था, वो था कि हमें निकालना है कि अगर इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है तो ई आई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो हम कैसे निकाल रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, और ये आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये रिज़ल्ट हमें याद रखना पड़ेगा। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कितने प्रॉब्लम लेने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं 4 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं एक आसान प्रॉब्लम से। तो जो पहला प्रॉब्लम है कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स
while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags. अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि जो बॉल ड्रॉ किया गया वो किस बैग से किया गया, और ये दिया गया है कि इट इज़ फाउंड टू बी रेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2. तो ये क्लासिक प्रॉब्लम है बेस थ्योरम का, और काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस अगर आप समझ पाए हो चीज़ों को. तो सबसे पहले मैं कुछ इवेंट डिफाइन करता हूँ. इवेंट E1 क्या है कि द बैग 1 इज सेलेक्टेड, द बैग 1 इज चोजन. ठीक है, और उसी तरह से मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ E2. तो E2 क्या इवेंट है कि द बैग 2 इज चोजन. ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि दो बैग अगर हमें हैं तो उसमें से एक बैग की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और जो दूसरे बैग है उसके सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2. तो E1 क्या है कि बैग 1 सेलेक्ट किया गया, इवेंट E2 क्या है कि बैग 2 सेलेक्ट किया गया, दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और 1/2. अब क्या है कि मैं एक और इवेंट डिफाइन करता हूँ. इवेंट E क्या डिफाइन करता हूँ कि द रेड बॉल इज सेलेक्टेड. ठीक है, तो अब रेड बॉल सेलेक्टेड हुआ, उस इवेंट को हमने E बोला. अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर हमें कुछ और, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, और वो कैसे दिया गया है उसको आप ध्यान से समझिए. एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि मान लो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि हमने बैग 1 को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, यानी कि E1 इवेंट हो चुका है. तो उस केस में अगर सेलेक्टेड बैग से एक बॉल ड्रॉ किया जाए और वो बॉल रेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल 7. और उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इवेंट E2 हो चुका है, यानी कि अगर मैंने सेकंड बैग सेलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल ड्रॉ किया तो वो बॉल रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5, क्योंकि 5 रेड बॉल है और टोटल 5 + 6 11 बॉल है, यानी कि 5/11. अब हमें क्या पूछा जा रहा है, अब हमें ये पूछा जा रहा है कि इवेंट क्या हो चुका है. जो बॉल आपने ड्रॉ किया था वो आपको मिला था रेड, यानी कि इवेंट E हो चुका है, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग से आया, यानी कि इवेंट E2 हुआ था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो बेस थ्योरम आपको क्या बोलता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E निकालना है या प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A निकालना है, तो ये आपका फॉर्मूला है. तो फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल अगर करें तो क्या होगा, हमें लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. ठीक है, और A नहीं लिखना है, यहाँ पे E है तो हम उसको E लिखेंगे, चूँकि थ्योरम में A था तो मेरे दिमाग में A चल रहा था. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, और हमें डिवाइड करना है टोटल प्रोबेबिलिटी से. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2. ठीक है, ये हमने बेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा. आई होप कि आपको समझ में आ गया. आप यहाँ पे देख लें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A निकालना है तो हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI. ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखें कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E निकालना है तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, और नीचे हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, वो निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI का समेसन. तो यहाँ पे 2 इवेंट हो रहा है तो इसके अंदर 2 टर्म आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2. जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो E2 और सब कुछ दिया गया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 क्या है, तो वो है 5/11. ठीक है,
और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा 1/2 इंटू 3/7 और प्लस 1/2 इंटू 5/11। इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक तो ये तरीका है कि 1/2 सबसे कॉमन लेके काट देंगे, तो ऊपर में बच जाएगा 5/11 और नीचे में बच जाएगा 3/7 प्लस 5/11। आई होप कि आपको पता चल गया। तो ऊपर में तो 5/11 एज सच रहेगा, नीचे में हमें एलसीएम लेके ऐड करना है, तो ये हो गया 77 और ये कितना होगा 11 इंटू 3 तो यानी कि 33 और प्लस 7 इंटू 5 यानी कि 35। तो ऊपर जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 5/11 इंटू 77 और ये कितना होगा 30 60 और 6 5 3 8 68 68। तो ये कैंसिल होके आएगा यहाँ पे 7, तो आंसर आपका आ गया 35/68। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था बेस थ्योरम का। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिल गई। अब हम दूसरे प्रॉब्लम को लेते हैं कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 एंड 3 ईच कंटेन 2 कॉइन। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन। ठीक है। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that other coin in the box is also of gold? अब देखो, अब आपको ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो तीनों आपके बॉक्सेस हैं, तो सेकंड बॉक्स के अंदर तो दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन है और फर्स्ट बॉक्स के अंदर एक गोल्ड कॉइन है और एक सिल्वर कॉइन है। ठीक है। और नहीं, यहाँ पे दोबारा देखो प्रॉब्लम के अंदर कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर बोथ कॉइन गोल्ड कॉइन है। ठीक है। और सेकंड के अंदर बोथ सिल्वर है और थर्ड के अंदर जो है 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। तो बेसिकली ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि आपसे ये पूछ रहा है कि इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो अगर आप पहले से गोल्ड निकाल लेते तो उसमें ही एक गोल्ड बचता, क्योंकि दूसरे से तो गोल्ड निकलेगा नहीं, और तीसरे से अगर आप गोल्ड निकाल लोगे तो उसमें एक सिल्वर बचेगा। तो ये बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि आपने तीनों बक्से में से किसी एक बक्से में से कॉइन निकाला तो वो कॉइन गोल्ड का आया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपने बक्सा 1 सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि दूसरा कॉइन भी गोल्ड का तो फर्स्ट ही बॉक्स में है। तो इस सारे चीज़ को पहले हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि E1 जो है वो इवेंट है कि द बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड। ठीक है, ये इवेंट हमारा है क्या है E1। उसी तरह से हमने इवेंट E2 डिफाइन किया कि द बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड। इसको 2 को ऐसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इवेंट E3 क्या है, इवेंट E3 है कि द बॉक्स 3 इज सेलेक्टेड। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये तीनों के तीनों बराबर होंगे 1/3 के, क्योंकि 3 बक्से हैं और उसमें से किसी एक बक्से को सेलेक्ट किया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। एक इवेंट हम डिफाइन करते हैं ई क्या है कि यहाँ पे लिखो कि ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड। तो मैं लिख रहा हूँ कि द इवेंट द गोल्ड कॉइन इज सेलेक्टेड, मतलब इसको ऐसे लिखें कि इवेंट ई को हम क्या बोलते हैं कि द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ गोल्ड। द कॉइन ड्रॉन और सेलेक्टेड इज ऑफ गोल्ड, इसको हम बोलते हैं ई। ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से समझना जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ। इंक चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें
मान लो ये बोलना है कि हमने बक्सा 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो गोल्ड क्वाइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो बक्सा अगर 1 सेलेक्ट किया और बक्सा 1 में दोनों क्वाइन गोल्ड है, तो उसमें से अगर एक क्वाइन, हम कोई क्वाइन सेलेक्ट करें और वो गोल्ड का हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। आप इस बात को समझ पाए? अगर आप इसको 1 को ऐसे नहीं समझ पाए तो आप ऐसे समझिए। मैं दोबारा बोलता हूँ कि बक्सा 1 के अंदर क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। बक्सा 1 के अंदर है 2 गोल्ड क्वाइन, बक्सा 2 के अंदर है 2 सिल्वर क्वाइन और बक्सा 3 के अंदर है 1 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर। तो अगर आपने बक्सा 1 सेलेक्ट कर लिया और उसमें से एक क्वाइन सेलेक्ट किया तो वो गोल्ड होगी, उसकी टोटल 2 क्वाइन है और उसमें से दोनों गोल्ड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। उसी तरह से अगर आपने मान लो बक्सा 2 सेलेक्ट किया और उसमें से गोल्ड क्वाइन सेलेक्ट करना है, तो गोल्ड क्वाइन तो है ही नहीं, उसमें 0 गोल्ड क्वाइन है और टोटल क्वाइन है 2, तो 0 गोल्ड क्वाइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। और उसी तरह से अगर आपने बक्सा तीसरा सेलेक्ट किया होता तो उसमें से जो क्वाइन निकलता वो गोल्ड निकलता, उसकी प्रोबेबिलिटी है, टोटल 2 क्वाइन है और एक क्वाइन गोल्ड है, तो प्रोबेबिलिटी होती 1/2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि इफ द क्वाइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर क्वाइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। यानी कि आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी कि आपको ये दे दिया गया कि आपका इवेंट ई हो चुका है, गोल्ड क्वाइन आपको मिल चुका है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बक्सा 1 से आया होगा। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिख रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बक्सा 1 सेलेक्ट किया गया होगा। क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि दूसरा क्वाइन भी उस बक्से के अंदर गोल्ड का होगा, तो दूसरा क्वाइन उस बक्से के अंदर गोल्ड का होगा ये तभी होगा ना जब वो बक्से 1 से हमने पहला गोल्ड क्वाइन सेलेक्ट किया होगा। तो अब इस पे बेस थ्योरम लगाएंगे। बेस थ्योरम क्या बोलता है कि ये बोलता है कि आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग जो है इवेंट्स हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। ठीक है, अब सबका प्रोबेबिलिटी हमें दिया गया है, पहला है 1/3 और E/E1 क्या है, ये है 1। ठीक है, हमें याद है। और नीचे क्या होगा, नीचे आएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू क्या है, E/E2 है, ये है 1/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर में तो आया 1/3 और नीचे में आएगा 1/3 और सेकेंड टर्म 0 हो गया और यहाँ से आया 1/6, तो 1/3 और ये कितना होगा, ये 2/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6, तो ये हो गया 1/3 इंटू 6/3, तो ये कैंसिल हो गया 2 यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको बेस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करना है वो क्लैरिटी थोड़ा सा हो रहा है। अब तीसरे प्रॉब्लम के अंदर चलते हैं। इसमें बच्चे गलती करेंगे, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या दिया गया है कि ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी है कि अगर वो 4 बात बोलता है तो 3 बार सही बोलता है और 1 बार गलत बोलता है। ठीक है, मतलब 75% सच्चा आदमी है, 25% झूठा आदमी है। और ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ a 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली a 6। तो आप इस बात को समझो। मान लो कि मैं एक आदमी हूँ और मैं 3 बार सही बोलता हूँ। अगर मैं 4 बात बोलता हूँ तो मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो किया तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो 6 आया होगा या तो 6 नहीं आया होगा। अगर 6 आया होगा और मैंने 6 बोला तो इसकी संभावना क्या है, इसकी संभावना है 3/4। और अगर 6 नहीं आया होगा और मैंने 6 बोला, इसकी संभावना है 1/4, क्योंकि 1 बार में 4 बार में झूठ बोलता हूँ। इसको मैं लिख के समझाता हूँ कि
इसको इवेंट्स के मदद से आपको समझाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो फॉर्मल तरीके से। देखो सॉल्यूशन लिखते हैं कि ए मैन knows is known to speak through 3 out of 4 times and he throws a die and reports that it is a 6। तो सबसे पहले मैं एक इवेंट ई डिफाइन करता हूँ। इवेंट ई क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि इवेंट ई जो है दैट ऑकरेंस ऑफ ए 6, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें तो मैं लिख सकता हूँ कि E be the event that the man reports that 6 occur in throwing of a die। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि E the event that the man reports a 6, ये इवेंट है जो है E। ठीक है, अब दो और इवेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। पहला इवेंट मैं डिफाइन करता हूँ S1। तो S1 जो है वो क्या है, S1 इवेंट है वो है कि द इवेंट दैट ए 6 occurs। और दूसरा इवेंट मैं डिफाइन करता हूँ S2। S2 क्या है कि द इवेंट दैट a 6 does not occur। इवेंट्स कैसे डिफाइन करना है ये ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 होगा 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 क्या होगा, ये होगा 5/6। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि find the probability that it is actually a 6। A he throws a die and reports that it is a 6। तो वो क्या कर रहा है, वो इवेंट E हो चुका है। इवेंट E क्या हो चुका है कि द मैन रिपोर्ट्स ए 6, मतलब वो ए 6 बोल रहा है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली 6 हुआ होगा, यानी कि S1 हुआ होगा, इवेंट S1 हुआ होगा, क्योंकि वो 6 रिपोर्ट दोनों केसेस में कर सकता है, अगर 6 हुआ हो आया हो तब भी और 6 ना आया हो तब भी। तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 निकालना है गिवन E कि अगर वो 6 रिपोर्ट कर चुका है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S1। बेस थ्योरम लिख रहा हूँ। और फिर टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। E2 लिखना जा रहा था क्योंकि यहाँ पे S1 S2 लिया है, तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S2। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और S2 तो हमने लिख लिया है, अभी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S1। तो ये क्या होगा, देखो ये ध्यान से समझना, यहीं पे गलती होता है। S1 क्या है कि द इवेंट दैट ए 6 occurs। तो अगर 6 occur हुआ है और उसने 6 रिपोर्ट किया है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, क्योंकि आदमी जो है वो 3 बार सही बोलता है 4 बार में। तो अगर 6 आया होगा और उसने 6 रिपोर्ट किया, इसकी संभावना है 75%, क्योंकि 3/4 प्रोबेबिलिटी है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 6 नहीं आया होगा और उसने बोल दिया होगा कि 6 आ गया, ये किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, क्योंकि वो आदमी जो है एक बार झूठ बोलता है 4 बार में। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आएगा, हमें सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यानी कि 1/6। ठीक है, और इनटू हमें यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1, तो वो है 3/4। तो 1/6 इंटू 3/4। और नीचे हमें क्या लिखना है, नीचे हमें लिखना है 1/6 इंटू 3/4 और प्लस 5/6 इंटू 1/4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा 3/24 और नीचे में क्या आएगा
नीचे में आएगा 3/24 प्लस 5/24 यानी कि 8/24। तो ये 24 कट गया तो आंसर आ गया 3/8। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने 6 रिपोर्ट किया तो वास्तव में 6 आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। ठीक है, अच्छा सवाल था, आई होप कि आपने इसको समझा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इस वीडियो का ये आखिरी प्रॉब्लम होगा, तो इसको और थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ए HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज बिलो। ठीक है, एक HIV टेस्ट का रिलायबिलिटी रिपोर्ट है, वो क्या बोल रहा है कि ऑफ पीपुल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजिट एंड 10% गो अनडिटेक्टेड। ठीक है, मान लो किसी को HIV है और वो एक जाके टेस्ट करवाता है, तो 90% टाइम जो है वो सही डिजीज डिटेक्ट होगा और 10% टाइम डिजीज जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ये दिया गया है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट निगेटिव। मतलब अब दो चीज़ें हैं, अगर मान लो कोई आदमी HIV टेस्ट करवाने जा रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसको HIV होगा या तो HIV नहीं होगा। अगर HIV होगा तो टेस्ट सही से HIV डिटेक्ट करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है 90%, और 10% पॉसिबिलिटी है कि उसको डिटेक्ट करे ही ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको HIV नहीं है, ठीक है, तो 99% टाइम तो बोलेगा कि ठीक है HIV नहीं है, मतलब निगेटिव रिपोर्ट आएगा। पर 1% यानी कि 1/100 प्रोबेबिलिटी इसकी भी है कि मान लो कोई बंदा टेस्ट कराने गया और उसको HIV नहीं था, पर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गया, वो बंदा पैनिक कर जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पता चला टेस्ट कराया और रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव और आपको HIV तो था नहीं, पर आप सुसाइड मार लिए। ठीक है, तो घबराना नहीं चाहिए, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए। अब क्या है कि फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, 1 person is selected at random, given the HIV test and the pathologist reports him or her as positive. What is the probability that the person actually has HIV? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में थोड़ा सोचें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो, दो तरह का इवेंट है। मान लो मैं एक इवेंट सेलेक्ट करता हूँ E, और E क्या इवेंट है, सॉल्यूशन में लिखता हूँ। मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ इवेंट E। इवेंट E क्या है कि द पर्सन selected has HIV, ये है E। और मैं एक दूसरा इवेंट डिफाइन करता हूँ E बार, यानी कि द पर्सन selected has no HIV, मतलब उसको HIV डिजीज नहीं है। सबसे पहले हमने ये दो इवेंट डिफाइन किए। उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है कि फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1%, यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन जो सेलेक्टेड है उसको HIV होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.1, और परसेंट है तो यानी कि 100, यानी कि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है 1/1000। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 - 1/1000, यानी कि 999/1000। मतलब 1000 लोगों में एक लोग को HIV है और 999 लोगों को HIV नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब हमने क्या किया कि एक मैं इवेंट डिफाइन करता हूँ कि A, ठीक है, A इवेंट क्या है कि द इवेंट दैट द पर्सन्स HIV टेस्ट इज डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव। इवेंट A क्या है, हमने एक इवेंट A डिफाइन किया कि द पर्सन HIV टेस्ट इज डायग्नोज्ड
एज पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि अगर पर्सन ने HIV टेस्ट करवाया और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो रिपोर्ट पॉजिटिव दोनों केसेस में आ सकता है कि पर्सन को HIV है तब भी और पर्सन को HIV नहीं है तब भी। तो मान लो वो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मान लो पर्सन जो हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, उसको HIV है, द पर्सन सेलेक्टेड हैज HIV। तो ये इवेंट हो चुका है, उसको उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया होगा। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि जिनको HIV है उसमें 90% का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हो गई 90/100। और दूसरा चीज़ ये भी है कि मान लो पर्सन को HIV नहीं है, यानी कि ई बार है, तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे लिखा गया है कि 99% ऑफ द टेस्ट जज निगेटिव बट 1% आर डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव। तो इस केस में जिनको एड्स नहीं है, जिनको HIV नहीं है और उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/100। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, one person is selected at random and given the HIV test and the pathologist reports him or her as positive। यानी कि अब क्या है, आपको कौन सा इवेंट हो चुका है, इवेंट ये हो चुका है कि उसको रिपोर्ट कर दिया गया पॉजिटिव, यानी कि इवेंट ए हो चुका है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैव HIV, यानी कि अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E, यही तो बेस थ्योरम बोलता है। और बाई टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि दो ही इवेंट है, या तो एड्स है या तो एड्स नहीं है। अब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, वो है 1/1000 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E क्या है, वो है 90/100। तो यहाँ पे लिखेंगे 90/100 और दूसरा टर्म तो वही रहेगा 1/1000 इंटू 90/100 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट यानी कि 999/1000 इंटू A/E कॉम्प्लीमेंट। तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, ये है 1/100, तो ये है 1/100। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर में बचेगा 90 और नीचे में कितना बचेगा, 90 + 999। आई होप आप समझ पाए, क्योंकि बाकी जो टर्म्स है डिनोमिनेटर के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब मेरे से सिंप्लीफाई करवाओगे, ये है 90 और 1000 में से 1000 में अगर हम 99 ऐड करते तो कितना आता, 919 तो आता 1099। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ी मैं ये कर रहा था कि यहाँ पे 90, तो ये तो 90 है ना, मैंने 99 क्यों लिख दिया, तो ये भी है 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90/1089 और यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। आप इसको दोबारा एक बार समझो, सोचो और बताओ कि क्या हुआ। तो अगर आप बेस थ्योरम देखो तो बेस थ्योरम क्या है कि आपको एक ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है। मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क के अंदर आपको गाइड कर देता हूँ कि होता क्या है कि बेस थ्योरम को आप ऐसे समझिए कि एक जैसे कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है और रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर मान लो कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि
आपको जो बैग वाला हमने प्रॉब्लम किया था कि ये बैग 1 है, ये बैग 2 है, ये बैग 3 है और ये बैग 4 है, और सब में रेड बॉल है और सब में ब्लू बॉल है, रेड प्लस ब्लू बॉल है। तो अगर हमने ब्लू बॉल निकाल लिया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर बैग से आया होगा, ठीक है। तो उस तरह के केसेस में हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के जो वीडियोस हैं प्रोबेबिलिटी के उसको भी आप ज़रूर देखें। वीडियो को अगर आप अंत तक देखा है आपने तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब बोला जाता है अंत में, पता नहीं कितने लोग इस बात को फॉलो करते हैं, पर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।